रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब 1292 दिनों से ज्यादा की हो चुकी है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, जहां हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। यह हमला 6 और 7 सितंबर 2025 की रात को हुआ, जिसमें रूस ने कुल मिलाकर 823 ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। इस हमले से यूक्रेन की राजधानी कीव में खासतौर पर सरकारी इमारत में आग लग गई और कई शहरों में नुकसान हुआ है। यूक्रेन की एनर्जी मिनिस्ट्री ने यह बताया है कि कीव के पास एक पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ है। इस हमले में 4 लोग मारे गए और 44 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने यह बताया है कि उनकी टीम इसी इमारत में काम करती है, लेकिन शुक्र है कि कोई स्टाफ घायल नहीं हुआ है। उन्होंने दुनिया से ये अपील की कि रूस पर और सख्त सैंक्शंस लगाए जाएं और यूक्रेन को बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाएं। यूक्रेन की एयरफोर्स ने यह बताया है कि रूस ने 810 ड्रोन और 13 मिसाइल दागे हैं। ये हमले जापोरेजिया कीवी, ओडेसा, सुमी जैसे इलाकों में हुए हैं और अधिकारियों के मुताबिक अधिकारियों ने कहा है कि जापोरेजिया में 3 लोग मारे गए हैं, डोनेट्स्क में 2 लोग मारे गए हैं और खार्किव में एक 66 साल की महिला की मौत हुई है इन हमलों में। वहीं रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह दावा किया है कि उन्होंने 24 घंटों में 210 यूक्रेनी ड्रोन और 3 एरियल बॉम्ब गिराए हैं। रूसी मीडिया ने यह कहा है कि उनकी आर्मी ने एक इलाके में खोरेशो गांव पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया कि रूस ने सितंबर के पहले 5 दिनों में ही 1300 से ज्यादा ड्रोन, 900 से ज्यादा बॉम्ब और 50 से ज्यादा मिसाइलें दागे हैं, 50 के करीब मिसाइलें दागी हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस जंग को लंबा खींचना चाहता है और डिप्लोमेसी को कमजोर कर रहा है। उन्होंने अपने पार्टनर से रूस पर सख्त एक्शन लेने की मांग की है, जैसे ट्रेड पर टैरिफ और सैंक्शंस। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये जंग शहरों पर खुलकर शुरू हो गई है क्योंकि यूक्रेन की आर्मी ने रूस के ऑयल डिपो और पाइपलाइन पर अटैक किए थे। इसके जवाब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के जो अहम और महत्वपूर्ण इलाके हैं उन पर हमले बढ़ा दिए हैं। पिछले एक हफ्ते में ही रूस ने 3000 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसमें क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन शामिल है। पुतिन ने मीडिया से कहा कि उनकी आर्मी हर दिशा में आगे बढ़ रही है और हर जगह पे वो सक्सेस भी पा रही है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने चेरनीव इलाके में इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेनी आर्मी को नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कई गांव पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की तरफ से कमांडर अलेक्जेंडर सिरस्की ने रूस के तेज होते हमलों पर चिंता जताई है और वेस्टर्न कंट्रीज से बेहतर एयर डिफेंस की मांग की है, एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। ज़ेलेंस्की ने यह साफ कहा है कि अब पुतिन से मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, कोई तुक नहीं बनता है। एक अमेरिकी मीडिया इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो मॉस्को नहीं जा सकते क्योंकि यूक्रेन पर रोज अटैक हो रहे हैं, लेकिन पुतिन कीव आ सकते हैं। हाल ही में पुतिन ने कहा कि वो ज़ेलेंस्की से मिलने को तैयार हैं, लेकिन मीटिंग मॉस्को में हो। रूसी स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने यह साफ किया कि ये बातचीत के लिए इनवाइट है, सरेंडर के लिए नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्थिति पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि वो रूस पर नए और बड़े सैंक्शंस लगाने को तैयार है। ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि 8 और 9 सितंबर को यूरोप के टॉप लीडर्स अमेरिका आएंगे और रूस को यूक्रेन से कैसे रोके, इस पर डिस्कशन होगी। एक रिपोर्टर ने ट्रंप से ये पूछा था कि यूक्रेन में पीस डील की सबसे बड़ी जो बाधा है, सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या है। ट्रंप ने ये जवाब दिया कि हम देखेंगे, लेकिन यूरोपियन लीडर्स आ रहे हैं और हम इसे सुलझा लेंगे। यानी कि उनका ये इशारा है कि यूरोपियन लीडर्स इस पीस डील के आड़े आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते 5000 से 7000 सोल्जर्स बिना वजह मर रहे हैं, इसे रोकना होगा। ट्रंप ने पहले भी रूस और उसके ऑयल बाइस पर सख्त सैंक्शंस की वार्निंग दी थी और इसी वजह से भारत पर भी सैंक्शंस लगाए गए हैं, भारत पर भी पेनल्टीज लगाई गई हैं और अब लगता है कि एनर्जी और फाइनेंशियल सेक्टर को टारगेट किया जाएगा। यूक्रेन का 27% से ज्यादा इलाका रूस के कब्जे में है। पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास इलाका 90% रूसी कंट्रोल में है। फिर भी रूस के हमले कम नहीं हो रहे हैं। रूस ने डॉनबास के 90% पर कब्जे का दावा किया है। 15 अगस्त 2025 को पुतिन ने ट्रंप से कहा था कि अगर यूक्रेन 4 बड़े इलाके रूस को दे दे तो सीज फायर हो सकता है, यानी कि वो लैंड स्वैप की डील कर रहे थे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसे नहीं माना। उन्होंने मना कर दिया कि यूक्रेन की जमीन गिफ्ट नहीं की जाएगी। यूक्रेन की आर्मी ने रूस की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया ताकि रूस
तेल एक्सपोर्ट ना कर सके और जंग रोक दे। लेकिन रूस ने पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन पर हमले जारी रखे। नेटो के 32 देश रूस के खिलाफ तैयार हो रहे हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने ओपनली उसे सपोर्ट दिया है। जर्मनी ने ऑपरेशन डाइचलैंड नाम से 1000 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसमें बंकर, नेटो ट्रूप्स और व्हीकल की डिप्लॉयमेंट का प्लान है। यहां तक कि न्यूक्लियर वॉर की भी तैयारी है। जुलाई में ब्रिटेन और फ्रांस ने अग्रीमेंट किया था कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो दोनों देश साथ अटैक करेंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह बड़ी जंग का सिग्नल हो सकता है। यूरोपीय यूनियन और नेटो ने रूसी अटैक्स को कंडेम किया है और कहा है कि रूस की आक्रामकता इंटरनेशनल पीस के लिए खतरा बन रही है। कई यूरोपियन लीडर्स ने ट्रंप से मिलने वो अमेरिका भी पहुंचे थे, उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की। पुतिन ने यूक्रेन को वार्निंग दी कि अगर समझदारी से काम किया तो जंग बातचीत से रुक सकती है, लेकिन अगर नहीं तो आर्म्स से फैसला होगा। पुतिन ने कहा कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिशों को देख रहे हैं और लगता है कि सुरंग के अंत तक रोशनी है, यानी कि दिस लाइट इन द एंड ऑफ द टनल। लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो मिलिट्री तरीके से टारगेट हासिल करेंगे। यानी कि रूस बहुत क्लियर है इस चीज को लेके कि अगर उसके फेवर में डील रही, अगर यूक्रेन ने समझदारी बरती, जो रूस के अकॉर्डिंग समझदारी है कि जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है उन्हें रूस को सौंप दिया जाए और साथ ही यूक्रेन अपना नेटो में शामिल होने का सपना बिल्कुल छोड़ दे, तो अगर उन तरीकों से काम हुआ, रूस के फेवर में चीजें रही, तो ही वो जंग को रोकेगा। लेकिन जो ज़ेलेंस्की है, जो यूक्रेन है, वो इसके लिए राजी नहीं है। वो अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी रूस को नहीं देना चाहते। लेकिन जो ट्रंप है वो पीस अग्रीमेंट कराने के लिए लैंड स्वैप की डील को ही एकमात्र जरिया मान रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के 143 टारगेट्स को 143 टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने का दावा भी किया है। और ये जंग अब सिर्फ 2 देशों की नहीं रह गई, ये वैश्विक इशू बन गई है, एक ग्लोबल इशू बन गई है। यूक्रेन का नुकसान हो रहा है, रूस की इकोनॉमी पर भी सैंक्शंस का असर पड़ रहा है और इससे जो असर है वो जो कंट्रीज है जो रूस के साथ ट्रेड कर रही हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, उन पर भी इस जंग का असर पड़ रहा है। अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन जंग थम नहीं रही। ट्रंप की मीटिंग से क्या निकलेगा ये देखना होगा। रूस की ऑयल सेल से जंग चल रही है, ऐसा माना जा रहा है। अगर सैंक्शंस बढ़े तो रूस पर प्रेशर बढ़ेगा और उसकी जो कंट्री है, जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है, उन पर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन यूक्रेन भी लंबी जंग के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि उसे बहुत बड़े एक ग्रुप का सपोर्ट मिल रहा है। दुनिया के लिए चिंता की बात है, क्योंकि एनर्जी प्राइस जो है वो बढ़ सकती है और ज्यादा बढ़ सकती है और सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करके उसकी इकोनॉमी को हिट करने की कोशिश की थी। रूस रोज लाखों बैरल ऑयल एक्सपोर्ट करता है, जो जंग की फंडिंग भी करता है। अगर ये रुका तो पुतिन पर दबाव आएगा। लेकिन रूस ने शहरों पर अटैक बढ़ा दिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस डिप्लोमेसी को तमाशा बना रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि यूरोपीय लीडर्स जो हैं वो इसके आड़े आ रहे हैं, हम सॉल्यूशन निकालेंगे। नेटो की तैयारी से लगता है कि एस्केलेशन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जर्मनी का प्लान, फ्रांस ब्रिटेन का अग्रीमेंट, ये सब बड़ी जंग की तैयारी को दिखाते हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर सैंक्शंस जो है वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से लगे तो रूस की इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भी ये कहा कि यूएस और ईयू साथ मिलकर रूस को नेगोशिएशन टेबल पर ला सकते हैं। लेकिन रूस ने वेस्टर्न ट्रूप्स को यूक्रेन में आने से मना कर दिया है। ये जो सिचुएशन है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। यूक्रेन के लोग रोज मौत का सामना कर रहे हैं, शहर तबाह हो रहे हैं, रूस के सोल्जर्स भी मर रहे हैं। पीस टॉक्स अलास्का मीटिंग के बाद रुकी हुई है। ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच मीटिंग कराना चाहते हैं। आखिर में ये जंग कब रुकेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाल ही के हमलों से ये लगता है कि एस्केलेशन हो रहा है। दुनिया को मिलकर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सैंक्शन, एयर डिफेंस और डिप्लोमेसी से ही रास्ता निकलेगा। ये इशू सिर्फ यूक्रेन रूस का नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी का बन गया है।